विवेक पांडे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। एक दिवसीय प्रवास है। रायपुर एयरपोर्ट पर नड्डा का जोरदार स्वागत देखने को मिला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान देश भर में जारी है, जिसकी समीक्षा करने नड्डा यहां पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम मंत्री, विधायक, सांसद, पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनावी व्यस्तता के बीच छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की समीक्षा करने पहुंचे हैं। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल नड्डा ने अपने प्रवास के दौरान कई युवाओं को बीजेपी की विचारधारा से जोड़ा। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने जेपी नड्डा के दौरे पर कहा कि जेपी नड्डा कम से कम सरकार को इतना तो कह दें कि अपराध को नियंत्रित करें, लेकिन वो नहीं कहेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को झूठ दिखाया गया है। युवाओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाने नालंदा परिसर गए। मैं तो कहता हूं कि प्राइमरी स्कूल में जाकर बच्चों को भी सदस्यता दिलवा दें, ये बात दीपक बैज कह रहे। अब इस पर बीजेपी का कहना है कि सदस्यता अभियान को प्राथमिकता से हम कर रहे हैं। राहुल गांधी प्राइमरी नेता हैं, वो जाएं प्राइमरी स्कूल। जेपी नड्डा युवाओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर होगी आज विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को भी आपके साथ जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए दीपक बैज और बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। तो बिल्कुल निवेदन करता हूं कि जेपी नड्डा जी कम से कम सरकार को जाते जाते इतना तो कह दीजिए कि छत्तीसगढ़ में अपराध को नियंत्रण करे, अपराधियों को गिरफ्तार करे, अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। लेकिन नड्डा जी ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को विधानसभा के चुनाव में झूठे सपने दिखाने का उन्होंने काम किया था। आज शायद नालंदा परिसर जा रहे हैं, वहां पे छत्तीसगढ़ का भविष्य, यहाँ के युवाओं का इंस्टीट्यूट है। क्या वहां पे आप जाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाने जा रहे हैं क्या? मैं तो नड्डा जी से भी निवेदन करता हूं, किसी गांव में जाकर किसी प्राइमरी स्कूल में भी सदस्यता दिला दीजिए। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी राजनीतिक, सीधे सीधे राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की ओछी मानसिकता है। भाई युवाओं को सदस्य बनाना है, नालंदा जाएंगे, वहाँ बातचीत करेंगे। और जहाँ तक प्राइमरी स्कूल में जाने का सवाल है तो प्राइमरी नेता जाएंगे, राहुल जी को वो बताएं कि भाई जाएं प्राइमरी स्कूल में। नड्डा जी तो जो वयस्क है, जिनको सदस्य बनाना है, उनके पास जाएंगे। निश्चित रूप से कांग्रेस की सोच अभी राजनीति में प्राइमरी है। पहले पूरे फर्जी आंकड़े थे, 0.63% ये लोग बोलते थे बेरोजगारी का आंकड़ा है, जो इनका बनाया हुआ था। 600 भर्ती निकलती थी तो 2 लाख लोग आवेदन करते थे। तो कैसे हुआ आंकड़ा? आज का आंकड़ा परफेक्ट है। और पूरे भारत में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने 3100 रुपए में धान खरीद कर और महतारी वंदन योजना में लाभ देकर, युवाओं को कौशल योजना के तहत लाभ देकर बेरोजगारी को कम किया है। आने वाले समय में और रोजगार क्रिएट होंगे और बेरोजगारी खत्म होगी। तो फिलहाल इस पूरे कवायद को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक और काफी उत्साह में है, लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि अब बीजेपी को जिन कार्यों पर ध्यान देना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जेपी नड्डा को कानून व्यवस्था को लेकर सवाल करना चाहिए था, पर वो नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के लोगों से धोखाधड़ी का आरोप भी कांग्रेस ने लगाया है कि भाजपा ने प्रदेश के लोगों से धोखाधड़ी की है। हालांकि इस पूरे मामले में बीजेपी का ये कहना है कि बड़ी संख्या में सदस्यता अभियान में आम जनता बीजेपी से जुड़ी है और इसे लेकर कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और अंशुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं प्रवीण जी आपसे। आप एक और दावा कर रहे हैं, आपकी पार्टी दावा कर रही है, बड़ी संख्या में सदस्य जोड़े जा रहे हैं,
दीपक बैज जी ने ये कहा है कि नड्डा जी को प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल करना चाहिए था। उन्होंने तो ये कह दिया कि ऐसा उत्साह लग रहा है तो जाइए प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भी सदस्यता दिला दीजिए, वहां भी नंबर बढ़ जाएगा। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सम्मानित और इस चैनल के सभी दर्शक भाई अंशुल जी और आप महोदय, आपको नमस्कार, प्रणाम। देखिए, दीपक बैज जी की बात को तो सीरियसली कोई लेता ही नहीं है। देखिए, अगर मैं कहूं कि वो नाम के प्रदेश के अध्यक्ष है, वो एक अगर कहे तो विश्वसनीयता उनके कार्यों की नहीं है। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष है जो अपने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाते हैं, तो उनको संगठन किस प्रकार जिला प्रदेश अध्यक्ष माने, ये तो कांग्रेस पार्टी और उनकी विचारधारा जाने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि उनको जो है कहीं ना कहीं मोहरा बनाया गया, उनके कंधों पर रखकर बंदूक चलाने का प्रयास किया जा रहा है। जनता सब कुछ देख रही है। रही बात हमारी पार्टी की, देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने के लिए लगातार लोग स्वयं से उमड़ रहे हैं। देखिए, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति जो है लगातार स्वयं अपनी प्रेरणा से इस भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है, क्योंकि ये वही पार्टी है जो लगातार देश के हित में काम कर रही है। पिछले 10 साल में जो काम अभूतपूर्व काम हुए हैं, उससे मानते हुए, उसे देखते हुए नए सदस्य और बन रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी चिंता करे कि लगातार इस प्रकार, अगर मैं कहूं तो एक तरफ जब राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे, तो इनके कद्दावर नेता, चाहे इस प्रदेश की मैं बात करूं या देश की बात करूं, वो कांग्रेस छोड़ो यात्रा निकाल के रखे थे। और आज तक अगर हम देखें तो लगातार बड़े से बड़े इनके पार्टी के नेता अपनी पार्टी को त्याग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी से लोगों का जो है, उनके वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का मोह भंग हो रहा है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी में चाहे नए हो चाहे आप पुराने, देखिए प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हमसे जुड़ना चाह रहा है। ये सवाल पूछ रहे हैं कि युवाओं को सदस्यता दिलाने के लिए आप नालंदा परिसर ले गए युवाओं को, इस पर भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। इसमें क्या सवाल खड़ा करना है भाई? युवाओं का केंद्र है, जिसका अगर हम कहें तो निर्माण, नालंदा परिसर का निर्माण तो हमारे कार्यकाल में हुआ था। और देखिए, वहां पर आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है और निश्चित रूप से संगठन के विस्तार के लिए वो गए हुए हैं। इसमें गलत क्या है? यदि आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरी पार्टी पर आक्षेप लगाना निश्चित रूप से ये कोई इसका आधार नहीं है, निराधार आरोप है। आपको जाने से मना किसने किया? ठीक है, इसी पर सवाल पूछते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, प्रवीण जी ये कह रहे हैं कि आप लोग जमीन पर खुद तो कार्य कर नहीं पा रहे और जो पार्टी कर रही है तो उस पर आप लोग आक्षेप लगा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दीपक जी की बात को लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं। सर्वप्रथम आपको नमस्कार, हमारे साथी प्रवक्ता को नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब हमारे सम्मानीय प्रवक्ता बात कर रहे थे तो मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर में ताका झांकी नहीं करते। आज लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है सरकार आए हुए, और यहाँ पर 13 कैबिनेट मंत्रियों का प्रावधान है कि 13 कैबिनेट मंत्री बना सकते हैं। और इनके अंदर इतनी न्यूराकसी है, सरफटौल की राजनीति है कि एक ऐसा विधायक नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि इनको एक मंत्री पद छोड़कर रखना पड़ रहा है। एक ऐसा विधायक नहीं ढूंढ पा रहे जिसे उस मंत्री पद पर बिठाल दिया जाए। कोई नेता अपने आदमी की लॉबिंग करता है तो कोई नेता अपने आदमी की लॉबिंग करता है, कोई नेता अपने आदमी की लॉबिंग करता है। हालांकि यह बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इस पे मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी करना अनिवार्य नहीं समझता। अब जेपी नड्डा जी की बात करते हैं। आदरणीय प्रवक्ता महोदय यह कहते हैं कि हमने पिछले 10 वर्षों में इतना उम्दा काम किया है कि भारी संख्या में हमारे युवा हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छी बात है, जुड़ना चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये कर जाते हैं दूसरे चश्मे से कि हमें नालंदा परिसर जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर युवाओं का केंद्र है। जब आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं तो लोगों को आप तक जाने की आवश्यकता और आपको लोगों तक जाने की आवश्यकता, ऐसी कौन सी राजनीति चल रही है, इस बात पर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करें तो बेहतर होगा। तीसरी बात, आपके संगठन का काम है, आपके संगठन का अंदरूनी काम है, बेशक होना चाहिए, संगठन को मजबूत करने का कार्यक्रम होना चाहिए, लोकतांत्रिक एक संगठन का अधिकार होता है। लेकिन उसी संगठन की जब चलती हुई सरकार होती है, जब उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, 2.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी होती है, जो कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत टापू में असुरक्षित महसूस करती है, जो महिलाएं जो होती हैं वो असुरक्षित महसूस करती हैं। मैं तो दावे और वादे के साथ पांडे जी आपसे यह पूछना चाहता हूं, बल्कि आपको बताना चाहता हूं कि प्रवीण साहू जी से यह पूछ लीजिए कि जेपी नड्डा जी आते हैं, उसी वक्त रायपुर में कौन से स्थान पर चाकूबाजी की घटना हो जाती है। उसी के एक दिन पहले किस महिला को पंडरी के पीछे खड़ा करके पीटा जाता है,
और तीसरी बात, सड्डू नामक स्थान पर बस्ती में 4 गुंडे घुसते हैं और एक परिवार के साथ क्या हरकत करते हैं, अगर इस बात की जानकारी होगी इस टीवी डिबेट में, तो वो जो कहेंगे वो मैं हारने तैयार हूं। यह निरंकुश सरकार और निरंकुश सरकार के निरंकुश प्रवक्ताओं को सिर्फ और सिर्फ टेंडर की दलाली करवा लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर की दलाली करवा लीजिए। सत्ता सिर्फ इनके लिए वही है। जनता किस भरोसे चले, जनता के बारे में इनको कोई नहीं है। इन्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपने भाजपा के सदस्यों के नंबर पर जोड़ना है ताकि जेपी नड्डा जी को दिल्ली दरबार में दिखाने हो जाए। जेपी नड्डा जी को वो जीएसटी वाला दही जम गया मान्यवर, एक शब्द नहीं बोल पाए, एक शब्द कानून व्यवस्था पर नहीं निकल पाए। जेपी नड्डा जी क्या हिंदुस्तान के जिम्मेदार नेता नहीं है? जेपी नड्डा जी का हिंदुस्तान के नेताओं के प्रथम श्रेणी में जोड़ा नहीं जाता क्या बीजेपी में? क्या जेपी नड्डा जी का बयान बीजेपी में आते हुए कोई राजनीतिक भूचाल ला सकता है? इन प्रश्नों के जवाब अगर प्रवीण साहू जी देंगे तो जनता को समझ में आएगा कि दिल्ली दरबार से आपके यहाँ कोई बड़ा नेता आया था, कानून व्यवस्था को लेकर कुछ कहकर चला गया है जिसमें विष्णुदेव सरकार को कुछ अच्छा काम करना चाहिए। ये पुराने आंकड़े दिखा देते हैं, बल्कि हमारे शास्त्रों में तो यह लिखा हुआ है। कंप्लीट कर रहा हूं। हमारे शास्त्रों में तो यह लिखा हुआ है ना प्रवीण साहू जी, जो भूतकाल की बात करता है उसे लगता है भूत लग जाते हैं। आपके आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पे मेरी बहन के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है मान्यवर, और जेपी नड्डा जी को जीएसटी वाला दही जम गया है, वो भाजपा की सदस्यता अभियान करवा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ स्वस्थ जमहूरियत के लिए उचित कार्य तो नहीं है मान्यवर। चलिए, कई सारे सवाल प्रवीण जी, अंशुल जी ने खड़े किए हैं और ये सवाल आपके सदस्यता अभियान से जुड़े हैं, आपकी सरकार से जुड़े हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए हैं और उस पूरे तंत्र से जुड़े हुए हैं जिसमें आप बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और मेरे सम्मानित भाई अंशुल मिश्रा जी के लिए कहना चाहूंगा, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, कमाल है तुझे फिर भी यकीन नहीं। कांग्रेस पार्टी का यही हाल है। देखिए, ये कह रहे थे कि नालंदा परिसर क्यों जा रहे हैं। देखिए, हम अंत्योदय पर काम करने वाले पार्टी भाई अंशुल जी, धरातल पर हम काम करने वाले पार्टी है। इसलिए जो पार्टी 14 में थी सीटों में, अगर 18 की बात करें तो आज हम 54 तक पहुंच चुके। वही आप 71 सीट पे थे, आप 75 पार का दावा कर रहे थे, आप 35 तक क्यों लटक गए? क्योंकि हमने धरातल पर काम किया और ट्रांसफर की दलाली हो चाहे वो टेंडर की दलाली हो, वो आपने बहुत अच्छे से शायद किया होगा आपकी पार्टी ने, इसलिए चीजों को, शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। हमको तो सब चीजों का पता भी नहीं है। अगली बात देखिए, कानून व्यवस्था की बात करूं तो देखिए आदरणीय पांडे जी, पिछले 5 साल में अगर बात करूं तो देखिए कुछ घटनाएं का जिक्र मैं करता हूं। देखिए, हमको अपने भूतकाल से प्रेरणा लेनी पड़ती है ताकि वर्तमान और भविष्य को हम सुरक्षित रख सके। एक व्यक्ति था भिलाई में जो कहता था कि भारत माता की जय। जैसे ही भारत माता की जय कहता है उसकी हत्या कर दी जाती है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उस पर कोई संवेदना व्यक्त नहीं करता है। प्रदेश की राजधानी रायपुर में एसपी कार्यालय के नीचे 6 माह की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। यह पुलिस प्रशासन का हाल था। पिछले 5 साल में अगर देखें तो बेरोजगारों को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ता है विधानसभा के सामने। तो पिछले 5 साल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी जो निश्चित रूप से निरंकुश सरकार का प्रदर्शन करती थी। इसलिए जनता जनार्दन ने इनको सत्ता से बाहर उखाड़कर फेंक दिया, क्योंकि ये भ्रष्टाचार और अत्याचार करने में संलिप्त थे और संरक्षण दे रहे थे। वही प्रदेश में हमारी सरकार जब से आई है, हमने जो जो दावे किए थे, जो जो वादे किए थे, प्रत्येक वादे के लिए हम प्रतिबद्धता पूर्वक काम करते हैं, उसे पूर्ण कर रहे हैं। चाहे वो किसानों की हम बात करें, चाहे वो धान की खरीदी की विषय हो, चाहे उसके समर्थन मूल्य की हम बात करें, चाहे वो आवास की मैं बात करूं, चाहे प्रत्येक क्षेत्र में बात करूं, हमने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया। यही विकास इनको नहीं दिख रहा है। इस लगातार ये बौखलाए हुए, कहते हैं ना कि किससे आई बिल्ली खंबा नोचे, यही तो हाल है। इसलिए तो ये बौखलाए हुए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनके कद्दावर नेता, इस प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर का नाम आता है, जिसको लेकर एक शिक्षक टीचर्स डे के दिन सुसाइड करता है। क्या भूपेश बघेल जी, जो इनके कद्दावर नेता है, पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या कोई संवेदना व्यक्त किए? आज तक कोई संवेदना व्यक्त नहीं किए। व्यक्ति अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि मोहम्मद अकबर के चलते मैं सुसाइड कर रहा हूं। कांग्रेस पार्टी की आप देखिए संवेदनहीनता देखिए। आज तक उस व्यक्ति के लिए जो है 1-2 शब्द जो है संवेदनहीनता या संवेदनशीलता के लिए कोई व्यक्त नहीं किए। तो यह इनकी पार्टी है। भाई, अगर बात करूं, आप जो अपराध की बात कर रहे थे, आपकी पार्टी के जो कद्दावर नेता, मैं बात मानता हूं, श्रीमती चुन्नी साहू जी, विधायक रहते हुए पुलिस प्रोटेक्शन पर उन पर चाकू से हमला होता है
और क्यों हमला होता है? क्योंकि अपनी सरकार के खिलाफ वो बातें उठाती थी। तो निश्चित रूप से जनता तो सब कुछ देख रही थी। एक तरफ बात करूं तो देखिए, श्रीमती अनिता योगेंद्र शर्मा एक मंच से कहती थी कि इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना है। जैसे ही बात कहते हैं, चुनाव के कुछ महीने पूर्व चुनाव में उनका टिकट काट दिया जाता है। तो चाहे वो महिला हो, चाहे वो युवा हो, चाहे चलिए, बुजुर्ग हो, चाहे सिलसिलेवार बालिका हो, और आपने संगठन में क्यों ना हो, कोई सुरक्षित नहीं था। ठीक है मिश्रा साहब, पूरी भूपेश बघेल जी की सरकार में से तमाम त्रुटियां निकालकर साहू साहब ने हमारे दर्शकों को भी बता दी। अब आप इसी को तो हाँ बोलिए। इसी तो को कहते हैं कि पक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति जब विपक्ष का काम करने लगे तो चाणक्य नीति के अनुसार समझ जाना चाहिए कि चलती हुई सरकार कहीं ना कहीं निरंकुश है। धन्यवाद देता हूं मैं आदरणीय प्रवक्ता साहब को कि उनको अपना बताने कुछ नहीं है, पुरानी सरकारों के बारे में बताते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था आदरणीय जब बात कर रहे थे तो जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी तभी छत्तीसगढ़ बना था। उसके पहले जो 15 साल सरकार और सब चीज की दलाली और उतनी सारी बातें हुई उसके बारे में तो वो कहना ही भूल गए। इन्होंने कहा कि हम अंत्योदय पे काम करते हैं। कवर्धा में जो महिला के साथ गलत हुआ है, जिस परिवार के, आप ही के समाज के परिवार के साथ जो गलत हुआ है, वह शायद मान्यवर अंत्योदय में नहीं आता होगा। उस कवर्धा में उस महिला के साथ जो मेरी बहन है उसको कपड़ा उतार कर आदरणीय आपके तथा कथित पुलिस वालों ने जो गंदी मार मारी है, जो मेरे पास शब्दकोशों में शब्द नहीं है, वो शायद अंत्योदय में नहीं आता होगा। जेपी नड्डा जी को वो थोड़ी ना दिखता होगा, क्योंकि उनने तो 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है। और जो एसआई भर्ती का अभी भी आज दिनांक में हमारे युवाओं का रिजल्ट लंबित है, वह हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को नहीं दिखता होगा, क्योंकि वह तो अंत्योदय पर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हमें विकास नहीं दिखता। अरे साहब, हम तो रोज निकलते हैं विकास देखने के लिए और बीजेपी का विकास देखने के लिए निकलते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में इतना भययुक्त वातावरण हो चुका है कि मैं विकास देखने निकलता हूं और कोई किसी को चाकू मार देता है तो उसका सहयोग करते करते मेरा दिन निकल जाता है। साहब, मैं तो कहना चाहता हूं कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी आए और लॉ एंड ऑर्डर को ऐसा ठीक करें, या तो वो ठीक करें या तो वो अपने पद से इस्तीफा दें। प्रवीण साहू जैसे युवाओं को मौका दें, प्रवीण साहू जैसे युवाओं के लिए आगे बढ़ाएं ताकि वह अच्छा कार्य कर सके। प्रवीण साहू जैसे हम यही नहीं सोचते। आपने क्या कहा कि हम 75 पार का नारा देते थे, 35 पर आकर सिमट गए। मैंने एक बार भी राजनीतिक बात नहीं करी, मैंने नंबर की राजनीति करी ही नहीं। मैंने ये कहा ही नहीं कि आप 72 पे हैं, कि हम 75 पे हैं, कि आप 400 की बात करते थे और 400 पर नहीं पहुंच पाए। मैंने तो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की बात करी, मैंने छत्तीसगढ़ मतारी की बात करी, मैंने आपने जिस मां भारती को जय हिंद करके संबोधित किया मैंने उसकी बात करी। लोकतंत्र में साहब सीटें आती हैं, जाती हैं, सरकारें बनती हैं, गिरती हैं और खूब बनेगी, ये आप ही के नेता ने कहा है। सर, आप कब तक उस निम्न स्तर की राजनीति में कहेंगे? मैं तो आपके वक्तव्य में आदरणीय अटल जी के शब्द पूरी तरह से सर, और ये रिवीजन हो गए बीजेपी को युग पुरुष की आवाज के। चलिए, मैं साहू साहब से एक चीज जरूर पूछूंगा कि सर, अभी 1 साल तो नहीं हुआ है शायद सरकार को बने हुए, 2 महीने कम है, पर ये सवाल कांग्रेस कर रही है कि अभी भी बीजेपी का जो ध्यान है वो भूपेश बघेल जी की तत्कालीन सरकार पर ज्यादा है। ऐसा सही है क्या? देखिए, ये तो केवल अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर निकलते हैं। इस प्रदेश की जनता का विकास इनको दिखता नहीं है। चाहे मैं स्कूलों की बात करूं, स्कूलों के उन्नयन हो, पीएमसी स्कूल होना हो, या स्कूलों की व्यवस्था की बात करूं, चाहे वो शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, प्रत्येक क्षेत्र में उनका विकास हुआ है, जनता का विकास हुआ है। आज प्रत्येक वर्ग खुशहाल है। निश्चित रूप से देखिए, मैं किसी भी विषय से भागने वाला नहीं हूं। कवर्धा के जो विषय है निश्चित रूप से वो निंदनीय विषय है, और जो भी व्यक्ति उसमें संलिप्त है उस पर जो है उसके लिए 30 दिन की जो कमेटी बनाई गई है, मजिस्ट्रेट जांच चल रही है उसपे। तो निश्चित रूप से मेरे भाई अंशुल, आप आश्वस्त रहिए। और रही बात मेरे तेरे समाज की नहीं है, इस प्रदेश की प्रत्येक जनता के लिए हमने जो है इस शासन को संभाला है, और हमारे लिए सत्ता सेवा का अवसर होता है। समाज का व्यक्ति हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, हम प्रत्येक व्यक्ति की सेवा के लिए हम प्रतिबद्ध है, चाहे उसने हमको वोट दिया हो चाहे ना दिया हो। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देखिए, जो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, प्रत्येक विषय को हम प्रतिबद्धता पूर्वक कर रहे हैं। और आदरणीय अटल जी के विषय को आपने लिखा है, हम तो वही मानते। देखिए, हम सत्ता को सेवा का अवसर समझते हैं, आपने सत्ता को भ्रष्टाचार करने का अवसर समझ के रखा था, बस वही बात है। और रही बात भूपेश बघेल जी, हमको देखिए किसी व्यक्ति विशेष से कोई हमको जो है हमारी कोई दुष्टता या हम कहे तो कोई भी हमारा विद्रोह उनसे नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है। हम इस प्रदेश की जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने, मान लीजिए, जिस व्यक्ति के नेतृत्व में पिछले 5 साल तक यदि जनता के पैसा के साथ अगर बंदर बाट हुआ हो तो उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए।
किसी व्यक्ति विशेष से हमको कोई द्वेष नहीं है, मैं पुनः कहना चाहता हूं, लेकिन जनता के पैसों का हिसाब तो मिले हमको हमको जो है मांगना पड़ेगा और हम हिसाब लेकर रहेंगे। रही बात, देखिए मैं एक बार बार कह रहा हूँ, प्रदेश की जनता का विकास आप जाकर देखिए, प्रदेश में देखिए लगातार विकास हो रहा है। आप लोगों का विकास शायद रुक गया है 10 महीने से। आप लोग की टेंडर की दलाली हो, चाहे वो ट्रांसफर अरे पोस्टिंग की साहब, कमाई हो, ठीक वो है, रुक गई है। बहुत सारे इसलिए सवाल आपकी हैं, जो लेकिन बौखलाहट आप दिख रही है। संक्षिप्त जवाब ले लेते हैं अंशुल जी से। आपको सत्ता सेवा का अवसर है मान्यवर, जनता के पैसों का अगर आपको इतना ही प्रेम है, मैं तो आपकी बात का समर्थन करता हूं, तो आप इस विपक्षी दल के एक नेता का एक कार्य कर लीजिए, माननीय दिनांक के सांसद के ऊपर किसी भी प्रकार की रेट पड़वा दीजिए। 700 एकड़ जमीन जनता की खाकर बैठे हैं, एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आप ही की सरकार है। आपने मोहम्मद अकबर जी की बात कही, मैं फिर से आपसे यह कहना चाहता हूं कि मोहम्मद अकबर जी के नाम से अगर किसी ने अपने आप को फांसी पर लटक गया है, तो माननीय आज भी आप फिर भूल गए कि यह सरकार आपकी है, आपके पास प्लस सीटें हैं, आपके ही पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तुरंत कार्रवाई कीजिए। मोहम्मद अकबर भी कहीं नहीं गए हैं, जनता भी कहीं नहीं गई, उसका परिवार भी कहीं नहीं गया। विषय यह नहीं है कि कौन सी पार्टी है और कौन सा क्या है, विषय यह है कि आज दिनांक में लॉ एंड ऑर्डर छत्तीसगढ़ का पूर्णतः समाप्त हो चुका है। आज दिनांक में मतारी वंदन योजना वाली महिलाएं ये कह रही हैं कि साहब हमारा 1000 रुपए मत दीजिए, आप हमारे बच्चों के एसआई भर्ती का रिजल्ट निकाल दीजिए। आज महिलाएं यह कह रही हैं कि हम आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में असुरक्षित हैं। आज विपक्षी दल यह कह रहा है कि हम आपका विकास ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हम जनता की मदद करते करते हमारा दिन और रात निकल जा रहा है, क्योंकि कोई किसी को चाकू मार रहा है तो कोई किसी की बहू बेटी को उठा ले जा रहा है। प्रवीण साहू जी, आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ। प्रवीण साहू जी, आपकी मजबूरियां मैं समझ सकता हूँ। चलिए, अब कार्यक्रम का समय भी समाप्त होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा प्रवीण साहू जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अंशुल मिश्रा जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि सदस्यता अभियान की समीक्षा करने आए हुए हैं, उन तमाम मुद्दों पर, उस राजनीति पर भी जो जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ आगमन पर हो रही है। ये राजनीति फिलहाल थमती हुई तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं चुनाव जीतने के बाद। मौजूदा समय में तो जेपी नड्डा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और कब तक ये सियासत चलेगी।